हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन सीरीज़ में अभी तक हमने कस्टमर सर्विस पर काम किया था। मतलब इसमें यूज़र को क्रिएट करने का एंड उसका डिटेल निकालने का जो लॉजिक है वो ऐड कर चुके हैं। अब हमें काम करना है केवाईसी सर्विस पर, क्योंकि रियल बैंकिंग एप्लीकेशन सीरीज़ में एक कस्टमर तभी फुल्ली एक्टिवेट होता है जब केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो यूजर को फुल्ली एक्टिवेट करने के लिए हमें इस केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज हम इसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोड लिखने से पहले, मतलब केवाईसी सर्विस का कोड लिखने से पहले हमें कस्टमर सर्विस में कुछ इम्पोर्टेंट चेंज करने पड़ेंगे, कुछ अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो हमारा कोड है, या ये बोलूँ कि अभी तक जो हमारी एंटिटी है वो केवाईसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि अभी तक जो हमारी केवाईसी है वो कस्टमर के साथ कनेक्टेड नहीं है। केवाईसी एक अलग सर्विस बन के रह गई है एंड कस्टमर एक अलग सर्विस। अब इधर प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई यूजर केवाईसी करेगा, जब भी कोई कस्टमर केवाईसी करेगा, तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि ये केवाईसी कौन से कस्टमर के लिए हो रही है। तो पहली चीज़ तो हमें दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और मिसिंग पॉइंट है। यहाँ हम कस्टमर सर्विस ओपन करके देखेंगे एंड इधर आप एंटिटी में जब जाओगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी। इसमें कस्टमर एंटिटी में आपको ऑडिट फील्ड कुछ नहीं मिलेगी, मतलब ऑडिट से रिलेटेड कोई भी फील्ड नहीं मिलेगी। जैसे क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय या अपडेटेड एट, मतलब टाइम या डेट, या क्रिएटेड एट का कुछ भी ऐसा फील्ड नहीं मिलेगा। तो हमें वो भी ऐड करना है। इसके साथ ही इसमें एक और फीचर होता है सॉफ्ट डिलीटिंग का। मतलब अगर कोई यूजर डिलीट होना चाह रहा है या डिलीट करते हैं किसी यूजर को, किसी कस्टमर को, तो वो फुल्ली डिलीट नहीं होता। वो अपने सिस्टम से, मतलब हमारे डेटाबेस से एकदम इरेज नहीं होता। सॉफ्ट डिलीटिंग में हम क्या करते हैं, जो कस्टमर है उसको एक फ्लैग देते हैं। जब तक वो ट्रू रहता है तब तक वो इनेबल रहता है। जैसे ही उसको फॉल्स करते हैं यूजर डिलीटेड दिखने लगता है, मतलब डेटाबेस में रहता है बट वो एज अ डिलीट ट्रीट किया जाता है पूरे एप्लीकेशन में। तो इस तरह का फीचर भी ऐड करना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बट ये ऐसे फीचर्स हैं जो रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज होते हैं। तो हम भी अपने एप्लीकेशन में इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो इनको कैसे करना है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मल्टीपल टैब ओपन हो गए हैं, इन सभी को क्लोज करते हैं, जिसके लिए आप यहाँ क्लोज ऑल कर सकते हो। अब हमें काम करना है एक तो कस्टमर एंटिटी में एंड दूसरा काम होना है हमारा केवाईसी में। मतलब मेनली केवाईसी में होना है, बट कस्टमर में भी कुछ अपडेट होगा। तो ये दोनों हमने ओपन कर लिए। अब यहाँ देखोगे तो जो केवाईसी एंटिटी है ये अभी कस्टमर से कनेक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें पता लगे कि ये जो केवाईसी हो रही है या केवाईसी होगी वो किस कस्टमर के लिए होगी। प्राइवेट कस्टमर, इसका नाम दीजिए कस्टमर। इसके साथ ही इसमें रिलेशन भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। या तो आप एक केवाईसी एक यूजर के लिए करोगे, मतलब एक कस्टमर एक केवाईसी, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हो कि मल्टीपल केवाईसी हो सकती हैं एक कस्टमर के लिए। तो मैं अभी मल्टीपल वाला चूज़ करूँगा क्योंकि वही मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है। क्योंकि आप रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखते हो कि जब भी आप अपना कुछ भी चेंज करते हो, जैसे आधार में कुछ अपडेट किया है या कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चेंजेस होता है, तो बैंक आपको बोलती है कि आप एक बार फिर से केवाईसी कराइए। एंड केवाईसी का मतलब यही होता है कि जो आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वो बैंक को जाए एंड बैंक को पता चले कि जो भी पर्सन है जिसका भी ये अकाउंट है वो आप ही हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैनी टू वन रिलेशनशिप देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इधर हम एनोटेशन लगा लेते हैं, मैनी टू वन। अब इस एनोटेशन से आप सिर्फ एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हो किसके बीच में, जहाँ पे आपने लगाया है और जिस टेबल के ऊपर लगाया है। मतलब ये रिलेशन है केवाईसी एंड कस्टमर के बीच का, जिसमें जो पहला वर्ड होता है वो इसी टेबल को डिनोट करता है। मतलब ये केवाईसी के लिए बोला जा रहा है एंड ये वन कस्टमर के लिए बोला जा रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इतने से भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कॉलम भी बता देते हो तो ये और भी सही रहेगा। क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं। अगर आप ज्वाइन कॉलम यहाँ डिफाइन करते हो, ज्वाइन कॉलम का मतलब होता है
कि इन दोनों के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए डेटाबेस में एक और फील्ड जनरेट होगी जो कि फॉरेन की का काम करेगी। तो यहाँ ज्वाइन कॉलम के थ्रू आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि उसका नाम क्या होगा। अगर आप यहाँ ज्वाइन कॉलम नहीं लगाते हो तो डेटाबेस में फिर भी एक कॉलम बनेगा, लेकिन उस पर फिर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि उसका नाम क्या होगा। एंड अगर कहीं यूज करना पड़ा उसका तो फिर आपको मैनुअल जाके देखना पड़ेगा डेटाबेस में कि एक्चुअली नाम क्या वहाँ पे जनरेट हुआ है। तो जनरेट एक्चुअली इसी के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही होता है, फिर भी एक कन्फ्यूजन रहती है। इसलिए सेफ इनसाइड यहाँ पर भी हम ज्वाइन कॉलम का यूज कर लेंगे। साथ ही इसमें दे दीजिए नेम देंगे कस्टमर आईडी। ठीक है, इसमें इतना ही करना था, इससे ये कस्टमर के साथ कनेक्ट हो जाएगी टेबल। इसको करिए सेव। अब आते हैं हम कस्टमर टेबल में। तो यहाँ पे भी आपको कुछ अपडेट करने होंगे। पहली चीज़ तो जो हमने कस्टमर सर्विस से पहले ऑथ सर्विस कंप्लीट की है, ऑथ सर्विस के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑथ सर्विस के यूजर को कस्टमर के साथ लिंक करना होगा। एंड इसकी ज़रूरत आपको तब समझ में आएगी जब हम लॉगिन फीचर ऐड करेंगे इसमें, बट अभी के लिए यहाँ पे लगा लेते हैं। एंड इसी तरह से आगे भी चेंजेस होते रहेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट चलता रहेगा तब तक कोड के अंदर अपडेट्स होते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट लॉन्ग यूजर आईडी। इसके बाद ये कस्टमर स्टेटस ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पे हमें नहीं करना कुछ भी। इसके बाद हमें ऐड करना है ऑडिट फील्ड्स। मतलब ऑडिट फील्ड्स क्या होती हैं, जैसे क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड या क्रिएटेड बाई, इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं इनको ऑडिट फील्ड बोलते हैं। तो अभी तक इसमें हमने कोई भी ऑडिट फील्ड ऐड नहीं की है, तो इनको भी कर देते हैं प्राइवेट लोकल डेट टाइम क्रिएटेड ऐड। इसके बाद देना है हमें अपडेटेड ऐड, तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम अपडेटेड ऐड। एंड तीसरी चीज़ देनी है क्रिएटेड बाय, तो प्राइवेट स्ट्रिंग क्रिएटेड बाय। ठीक है, अब इसके बाद हमने बात की थी सॉफ्ट डिलीट की, तो उसके लिए भी एक फील्ड लेते हैं प्राइवेट बुलियन इज डिलीटेड। इसको कर दीजिए फॉल्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी इसको डिलीट करना पड़ेगा या यूजर डिलीट एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो इसे हम ट्रू कर देंगे एंड जो एक्चुअल डेटा रहेगा वो सेफ रहेगा। इससे अगर कंप्लेंट्स या हिस्ट्री मेंटेन की बात आती है तो उसमें हम इजीली वर्क कर सकते हैं। तो इसको करेंगे सेव। अब इसके बाद हमें काम करना है सर्विस में, तो इस सर्विस पैकेज में आते हैं एंड यहाँ पे अभी हमारी कस्टमर सर्विस है, केवल एक केवाईसी सर्विस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे केवाईसी सर्विस। अब इसमें सबसे पहले आपको दो एनोटेशन लगाने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं एट सर्विस, इससे स्प्रिंग इस क्लास को सर्विस लेयर बीन बना देगा। देन यूज करेंगे एट रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर, इससे आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब किन फील्ड पर हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अप्लाई करना है, मतलब फाइनल फील्ड कौन सी बनानी है, तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने दो रेपोजिटरी बनाई थी, कस्टमर रेपोजिटरी एंड केवाईसी रेपोजिटरी। तो उन्हीं की फाइनल फील्ड यहाँ पे ले लेते हैं जिससे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन उन पे अप्लाई हो सके। तो प्राइवेट फाइनल कस्टमर रेपोजिटरी, इसका नाम दीजिए कस्टमर रेपोजिटरी। इसी तरह से केवाईसी के लिए भी ले लेते हैं, तो प्राइवेट फाइनल केवाईसी रेपोजिटरी, इसका नाम दीजिए केवाईसी रेपो। अब सबसे पहली जो सर्विस यहाँ पे होगी वो केवाईसी क्रिएट करने के लिए होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक
अब ये जो डेटा रिटर्न करेगा ये केवाईसी डिटेल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। एंड क्योंकि हमें यहाँ पे ये डेटा कस्टमर को नहीं भेजना है, अब आप यहाँ पे डीटीओ का भी यूज कर सकते हो, बट डीटीओ अभी हमने इसके लिए बनाई नहीं है, इसलिए हम सीधा केवाईसी डिटेल का यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो अलग से इसके लिए डीटीओ क्रिएट कर सकते हो एंड उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं सीधा केवाईसी डिटेल यूज कर रहा हूँ, इसका नाम देंगे सबमिट केवाईसी। अब इस केवाईसी को क्रिएट करने के लिए आपको दो मैंडेटरी चीज़ें चाहिए। एक तो कस्टमर आईडी चाहिए होगी, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस कस्टमर के लिए यहाँ पे केवाईसी क्रिएट हो रही है। और दूसरा चाहिए केवाईसी से रिलेटेड डिटेल, जो कि केवाईसी डिटेल टाइप का डेटा होगा। मतलब केवाईसी डिटेल ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें होंगी जो भी केवाईसी एंटिटी के अंदर है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आईडी होगी वो लॉन्ग टाइप की होगी, कस्टमर आईडी, एंड दूसरी चीज़ होगी केवाईसी डिटेल, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे जो कस्टमर आईडी आ रही है, इस कस्टमर आईडी से रिलेटेड जो एक्चुअल कस्टमर स्टोर है डेटाबेस में, उसका डिटेल निकाल लेते हैं। तो ये कस्टमर टाइप का डेटा निकलेगा, इसका नाम दीजिए कस्टमर। एंड डिटेल निकालने के लिए यहाँ पे कस्टमर रेपो का यूज करेंगे, रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, इसमें आ गया कस्टमर आईडी। देन इसके बाद यूज करना होता है आपको और एल्स थ्रो, इसमें यूज कर लेंगे लैम्डा न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, एंड इसमें पास कर देंगे एक मैसेज कस्टमर नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरह से आपको ये कस्टमर की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब इसी डिटेल में जो हमें आईडी मिली है, उसी आईडी को मतलब जो फॉरेन की आएगी वो केवाईसी डिटेल में हम सेट कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखिए रिक्वेस्ट डॉट सेट कस्टमर, इसमें आ गया कस्टमर। कस्टमर क्यों, कस्टमर आईडी क्यों नहीं, क्योंकि जो हमने केवाईसी डिटेल में फील्ड ली है कस्टमर टाइप की ली है। लॉन्ग टाइप की लेते तो फिर उसमें कस्टमर आईडी पास करते। ठीक है, इसके बाद इसको कर देंगे सेव, बट अभी सेव डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें एक स्टेटस भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवाईसी डिटेल में आप देखोगे तो इधर हम स्टेटस भी सेट कर रहे हैं। एंड ये स्टेटस की स्टेटस टाइप का होगा, मतलब कि स्टेटस एक एनम बनाया था तो उसमें से कोई स्टेटस यूज करेंगे। तो अभी हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो हम पेंडिंग रखेंगे इसका स्टेटस, क्योंकि ये क्रिएशन फेज है। एंड इसके बाद जब वेरिफिकेशन फेज आएगा तब वहाँ पे स्टेटस चेंज करके उसको अप्रूव या वेरीफाइड या कुछ भी इस तरह का स्टेटस सेट कर देंगे। जो भी एनम में ऐड कर रखे हैं हमने उनमें से कोई सेट कर देंगे। ठीक, तो अभी लिखिए रिक्वेस्ट डॉट सेट स्टेटस, इसमें केवाईसी स्टेटस डॉट पेंडिंग। अब इसी रिक्वेस्ट को कर देना है हमें सेव, मतलब डेटाबेस में सेव करना है। एंड साथ ही रिटर्न कर देंगे केवाईसी रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर दीजिए रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको करिए सेव। अब हम दूसरी सर्विस बनाएंगे केवाईसी डिटेल फैच करने के लिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब भी कोई यूजर केवाईसी डिटेल फैच करेगा, मतलब चाहे वो बैंकिंग पर्सन हो, बैंक का कोई आदमी हो, या फिर जो भी आप आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो उसके हिसाब से, जब भी कोई यूजर केवाईसी को फैच करेगा तो वो कस्टमर आईडी ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि केवाईसी आईडी कोई याद रखने की चीज़ नहीं है। वो कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी इस तरह की चीज़ें पास करेगा एंड उसके थ्रू ही वो केवाईसी डिटेल को फैच करेगा। तो इसके लिए हमें केवाईसी रेपोजिटरी में कुछ कस्टम मेथड बनाने पड़ेंगे। ये रही हमारी केवाईसी रेपोजिटरी। इधर लिखेंगे ऑप्शनल केवाईसी डिटेल एंड इसका नाम देंगे फाइंड बाय कस्टमर आईडी, एंड इसमें पास कर देंगे एक लॉन्ग टाइप की कस्टमर आईडी। ठीक है, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ऑप्शनल क्यों यूज किया है।
तो ये ऑप्शनल से क्या होता है, आप नल पॉइंट एक्सेप्शन से बच जाते हो। ऑप्शनल यूज करने से अगर आपके डेटाबेस में इस पर्टिकुलर आईडी का कोई यूजर नहीं मिलता है तो फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। एंड अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट की डिटेल सेट कर देते हो तो काफ़ी सारे चांस बढ़ जाते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने का। तो इस वजह से अगर आप चाहते हो कि जब भी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, जब भी आप इसको यूज करो तो कोई एक्सेप्शन ना आए, नल पॉइंट एक्सेप्शन ना आए, तो आप इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सर्विस में एंड इसको यूज कर लेंगे। यहाँ लिखिए पब्लिक, ये KYC डिटेल टाइप का डेटा देगा, इसका नाम लिखिए गेट KYC। अब किसका KYC, तो इसको KYC के लिए कस्टमर ID देनी पड़ेगी, लॉन्ग कस्टमर ID। देन इसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। अब रिटर्न तो करेंगे ही, साथ में जो रेपोजिटरी में हमने कस्टम मेथड बनाया है उसका भी यूज कर लेंगे। तो KYC repo डॉट फाइंड बाई कस्टमर ID, इसमें आ गया कस्टमर ID। अब ऑप्शनल हमने इसको बनाया था तो हमारे पास एक मेथड यूज करने के लिए मिल जाएगा, और एल्स थ्रो। इसमें यूज कर लेंगे हम लैम्डा का न्यू रन टाइम एक्सेप्शन एंड इसमें पास कर देंगे एक मैसेज क्या होगा, KYC नॉट फाउंड। ठीक है, इसको भी कर देंगे सेव। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और यहाँ सर्विस बनाएंगे जिसमें हम KYC को अपडेट कर सकें। यहाँ पे फिर से लिखिए पब्लिक KYC डिटेल, नाम दीजिए अपडेट KYC। अब अपडेट के लिए इसको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो किस कस्टमर ID का KYC अपडेट करना है, और दूसरा वो डेटा, मतलब जो अपडेट करना है वो KYC का डेटा। तो यहाँ दो फील्ड लेंगे, कस्टमर ID एंड दूसरा KYC डिटेल, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इसमें लॉजिक क्या सेट करेंगे, सबसे पहले तो KYC निकालेंगे जो पहले की KYC है इस कस्टमर ID से रिलेटेड, एंड जो भी KYC की डिटेल निकलेगी उसी KYC में फिर आधार एंड पैन जो भी चीज़ें चेंज करनी है, अपडेट करनी है, वो कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे KYC डिटेल, नाम दीजिए KYC। इसमें हम यूज कर लेंगे गेट KYC, इसमें आ गया कस्टमर ID। अब इसी में पैन एंड आधार दोनों चीज़ें चेंज कर लेंगे। तो KYC डॉट सेट पैन नंबर, इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट पैन नंबर। इसी तरह से आधार भी चेंज करेंगे। तो KYC डॉट सेट आधार, इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट आधार। देन इस KYC को कर देते हैं सेव। तो रिटर्न KYC repo डॉट सेव, इसमें दे दीजिए KYC। ठीक, इसको भी कर दीजिए सेव। अब इसके बाद हम सर्विस बनाएंगे जो सिर्फ एडमिन यूज कर सकेगा, मतलब अभी तो कोई भी यूज कर लेगा, लेकिन अपकमिंग लेक्चर में इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बाकी सबके लिए। सिर्फ इसको एडमिन यूज करे, इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। बट कोई भी यूज करे, यहाँ पे हमें सर्विस तो ऐड करनी पड़ेगी, मतलब फंक्शनैलिटी तो बनानी ही पड़ेगी KYC को अप्रूव करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक, ये वॉइड टाइप का डेटा देगा, मतलब कुछ भी डेटा नहीं करेगा, एंड इसका नाम देंगे अप्रूव KYC। अब इसको काम करने के लिए एक ID चाहिए होगी जो KYC ID होगी। यहाँ पे लॉन्ग टाइप के ले लेते हैं KYC ID। देन इसके अंदर इसी KYC ID को हम डेटाबेस में देख लेंगे, मतलब डेटाबेस से डेटा निकाल लेंगे, एंड ये डेटा KYC टाइप का ही निकलेगा, KYC डिटेल टाइप का। इसका नाम दीजिए KYC। अब डिटेल निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे हम यूज करते हैं ये रेपो, KYC repo डॉट फाइंड बाई ID। इसमें आ गया KYC ID, देन डॉट और एल्स थ्रो, एंड इसमें यूज किया जाता है लैम्डा रन टाइम एक्सेप्शन, एंड इसमें मैसेज दे देंगे KYC नॉट फाउंड। अब हमें KYC की डिटेल मिल जाएगी, इसमें हम स्टेटस को कर देंगे चेंज। तो
KYC डॉट सेट स्टेटस, इसमें यूज कर लेंगे KYC स्टेटस डॉट वेरीफाई। अब KYC वेरीफाई हो गई है तो हमें कस्टमर का स्टेटस भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब कस्टमर एंटिटी में भी हमने एक टेबल कॉलम लिया है, उसका भी हमें स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इस KYC से कस्टमर की डिटेल निकालते हैं, जिसको हम कस्टमर टाइप में होल्ड कर लेंगे कस्टमर, इसमें KYC डॉट गेट कस्टमर। इसके बाद इस कस्टमर के स्टेटस को कर देंगे चेंज, तो कस्टमर डॉट सेट स्टेटस, इसमें कस्टमर स्टेटस डॉट एक्टिवेटेड, मतलब एक्टिव करके वहाँ पे बनाया था हमने एक फील्ड, तो एक्टिव। ठीक है, अब दोनों को कर देंगे सेव, मतलब KYC को भी एंड कस्टमर को। तो कस्टमर रेपोजिटरी डॉट सेव, इसमें पास कर दीजिए कस्टमर को। ठीक है, इसी तरह से KYC को भी हम सेव कर देंगे, तो KYC रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर दीजिए KYC। ठीक है, इसको भी कर देंगे सेव। ठीक है, अब आपकी एक लास्ट सर्विस बची है, आपको चाहिए एक सर्विस इस KYC को रिजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड रिजेक्ट KYC, इसको हमें देनी होगी KYC ID जो लॉन्ग टाइप की होगी, एंड इधर हम सबसे पहले KYC की डिटेल निकाल लेंगे इस ID से रिलेटेड, तो उसे हम स्टोर करेंगे KYC डिटेल में, इसका नाम दीजिए KYC। देन आपको रेपोजिटरी का यूज करना होता है, तो KYC रेपो डॉट फाइंड बाय ID। अब हो सकता है कि इसके रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड कोई डेटा ना हो डेटाबेस में, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे और इल्स थ्रो के थ्रू, एंड अगर डेटा नहीं मिलता है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे देंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, एंड इसमें पास कर देंगे KYC नॉट फाउंड। इसके बाद अगर KYC डिटेल मिल जाती है तो उसका स्टेटस कर देंगे चेंज, KYC डॉट सेट स्टेटस, इसमें KYC स्टेटस डॉट रिजेक्टेड। देन इस डेटा को कर देंगे डेटाबेस में सेव, तो KYC रेपो सेव। ठीक, तो इस तरह से ये आपको KYC सर्विस कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड जो रियल बैंकिंग प्रोजेक्ट होते हैं, दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि जब हम यहाँ पे OTP मतलब KYC वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बस लिख दे रहे हैं, स्टेटस चेंज कर दे रहे हैं कि वेरीफाई हो गया है आपका KYC। ठीक है, साथ ही हम कस्टमर का भी मतलब जो स्टेटस है वो भी चेंज कर देते हैं। बट जो रियल एप्लीकेशन होते हैं, रियल बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पे पैन एंड आधार चेक करने के लिए पेड सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट API होती हैं, जिनके थ्रू पैन एंड आधार चेक होता है। बट कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ थर्ड पार्टी API भी हैं जिनका यूज करके हम मतलब टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि एक्चुअली कैसे काम होता है, तो हम इसकी एक टेस्टिंग API ले सकते हैं, मतलब वो सिर्फ हम डेमो पर्पज़ के लिए ही यूज कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से रियल API कनेक्ट होती है एंड कोड होता है। तो अगर आपको ये रियल बैंकिंग एप्लीकेशन की तरह देखना है इस API को, मतलब इस सर्विस को, तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बताइए, मैं उसके लिए एक डमी API या बोलो टेस्ट API लेकर आऊँगा, एंड उसे इसमें कनेक्ट करके एंड यहाँ से डिटेल पास करके हम चेक कर पाएंगे कि जो आधार एंड पैन कार्ड यहाँ KYC में यूज हो रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम स्टेटस को रिजेक्टेड या वेरीफाइड करेंगे, एंड कस्टमर का स्टेटस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, एंड अगर आपको इस लेक्चर के थ्रू कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।